इन्होंने मेरे को बुलाया आपको हंसाने के लिए, लेकिन मैं आपको क्या हंसाऊं, लोग मेरे मजे ले लेते हैं। होली का त्योहार है, लोग इतने मजे लेते हैं सर। मैं आपको बताऊं, इस देश का एकमात्र ऐसा कवि हूं, अगर बात ठीक लगे अगली टिप्पणी पे आपकी तालियां चाहिए। देश का नहीं, पूरे सकल ब्रह्मांड का मैं एकमात्र ऐसा कवि हूं जो शुरू होते ही खत्म हो गया। मतलब ये चेचिस ऐसा बनाए रखा है दीदी ईश्वर ने कि लोगों को भरोसा ही नहीं होता कई बार तो कि यार ये कवि है क्या। कवि कैसे होते हैं, आदरणीय दादा बैठे हैं, जैकेट वैकेट पहन रखा है, डील डोल, जानी बैरागी जी का देखो, मेरे को देखो आप। मतलब भगवान भी कैसे मजे लेता है, होली का माहौल है, होली पे आदमी मस्ती और मजे लेता है कि नहीं, भगवान भी मजे लेने के मूड में। बनाया तो जानी भैया को कैसा बनाया, व्यवस्थित पूरे मन से, और मेरे को बनाया कैसा, अधूरे मन से। मतलब जानी भैया को देखो और मेरे को देखो, 4 रोहित झन्नाट चाहिए जानी बैरागी बनाने के लिए से। मतलब ये जब मेरे से मिलते हैं जानी भैया, तो ये मिलकर के इतना इनका प्रेम मेरे प्रति कि मेरे को बाहों में भर लेते हैं, अरे रोहित भाई क्या हाल है। अब ये तो मेरे को पूरा कवर कर लेते हैं, मेरे को इनको कवर करना तो मैं आधे तक भी नहीं पहुंच पाता हूँ। मतलब 2-3 रोहित झन्नाट चाहिए एक जानी बैरागी जी को कवर करने के लिए। ये ईश्वर ने बनाया ऐसा मेरे को। अच्छा, अभी तो ये संस्था ने बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन कराया है, पेमेंट वेमेंट भी बढ़िया सब लोगों को दिया, इसलिए उसने माइक भी अच्छा लगा रखा है। मैंने मेरी साइज का कर लिया सर। नहीं तो अभी उज्जैन में कवि सम्मेलन हुआ फ्रीगंज चौक पे 8 दिन पहले, वहाँ उसने माइक ऐसा लगा रखा कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई सर। अब जंग लगी हुई तो वो हिले ही नहीं, टच से मस नहीं हो, बड़ा छोटा नहीं हो, लेकिन वो जो माइक वाला था वो बड़ा चंट, बड़ा चतुर। वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता। जुगाड़ देखो आप हमारे मालवा के लोगों का। और लंबा कवि आ जाता तो माइक के नीचे 2 ईंट फंसा देता। कोई और भी लंबा कवि आ जाता तो वो 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं, वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी, मैंने कहा क्या है, बोले काम करो माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। तालियां बराबर उठनी चाहिए आपकी ताकि हमको लगे कि आप जागृत हो। मतलब ये बताओ, मैं बता रहा हूँ समृद्ध मंच है, सब बड़े बड़े कवि हैं, ये सब कल्पना के कवि हैं, मैं विडंबना का कवि हूँ। मेरे साथ विडंबना घटता है। अभी 8 दिन पहले कवि सम्मेलन में गए हम, 3 कवि और साथ में कवित्री। जैसे ही ग्वालियर पहुंचे तो आयोजकों ने स्वागत करा। अब यात्रा में ये ऐसा सूट वूट तो पहन के नहीं जा सकते, लोअर टी शर्ट में ही था मैं, बैग टांग रखा मैंने, ले जाके बैग रखा, बैठे हम लोग 3 कवि साथ में कवित्री बैठे बातचीत कर रहे सर। अब बातचीत करे, आयोजक भी बैठे हुए वहीं रिसेप्शन हॉल में। अब वो जो आयोजक मंडल में से एक व्यक्ति थे, उनको कवित्री ने जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुनने लगा यार, मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मारा, अरे बोले बात इसी कर रहे हैं। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा क्यों मार दिया, अरे बोले बात इसी कर रहे हैं। मैंने कहा कवित्री मैडम हुआ क्या, चाटा मारा क्यों, अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहे थे, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, भी कविता वविता सुनाता है क्या। आप हंस रहे हो सर, मेरे प्राण निकलते हैं, मैं इतना उलझ जाता हूँ कितनी जगह कार्यक्रमों में, कई जगह जाता हूँ। अभी एक बार प्रोग्राम में आइए सर, बैठिए, बहुत बड़े धन्यवाद, आप सही साथ टाइम पे आ रहे हो, हम ही बाबुल हैं जो खड़े हैं यहाँ। हाँ नहीं, अरे नहीं सर विराजो आप क्या। अच्छा, उधर से ऐसे लोग आते जा रहे हैं, मनुष्य तो ऐसा लग रहा है जैसे मनुष्य बनाने की फैक्ट्री है, एक एक करके आते चले जा रहे हैं। अच्छा, प्रोग्राम इतने होते हैं, मैं जाता हूँ। अच्छा, अभी जैसे मनुष्य लोग ये तो ठीक है, फोटोग्राफर भी मजे ले लेते हैं। मैं एक बार मुंबई में शूटिंग के लिए आया, वाह भाई वाह की शूटिंग। अब वहाँ आया मैं शूटिंग के लिए, 2-3 कवि थे, तो वो आपने देखा होगा शो, तो उसमें एक एक करके कवि खड़ा होते हैं व्यक्ति और कविता सुनाते हैं। तो एक देवास के कवि थे, वो खड़े हुए, तो उस फोटोग्राफर ने फोटो खींचे एपिसोड की शूटिंग के बाद में, प्रोमोज के लिए, फोटोज एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो उनके फोटो लिए 10-15 फोटो अलग अलग एंगल से। फिर कवित्री खड़ी हुए, उनका मैडम का फोटो लिया उस फोटोग्राफर ने, 10-15 फोटो इधर से उधर से अलग अलग एंगल से। मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। तो मैं बैठने लगा तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोला, अरे बोले ले रोहित जी के भी फोटो ले ले यार, अरे बोले छोड़ यार, बोले नहीं ले रोहित जी के भी फोटो ले ले यार 10-15, अरे बोले छोड़ यार, बोले क्यों यार, अगर उसकी बात में मजा आए तो ताली उठे, अरे बोले ले ले इनके भी फोटो, अरे बोले छोड़, बोले क्यों यार, अरे बोले इसको रोहित झन्नाट को बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काय को करो। मतलब लोग ऐसे मजे ले रहे हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले सवारी देखने गया महाकाल बाबा की, आप लोग भी आए होंगे उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए। तो मैं श्रावण मास में हमारे यहाँ बाबा महाकाल की सवारी निकलती है सर, भव्य शोभा यात्रा। तो मैं गया दर्शन करने के लिए, तो मैं मेरी गुड़िया को लेकर गया, मेरी बालिका को, हाँ मेरी खुद की। आप भरोसा तो रखो, भले ये चेचिस ऐसा है तो क्या हुआ, इज्जैन में तो दम है। तो मैं मेरी उस गुड़िया को लेके गया।
अब मैंने गोद में उठा रखा दीदी उसको, गुड़िया को, और बिल्कुल भयंकर भीड़ हो रही, जय जय महाकाल के नारा लग रहा, भयंकर भीड़ हो रही। मैंने उसको गोद में उठा रखा दर्शन के लिए लालायित में। अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाऊं? अब नहीं दिख रहा मेरे को, तो मैं धक्का देकर के घुसने लगा। अब जैसे धक्का देकर के घुसने लगा तो आगे एक दादा खड़े हुए कुर्ते पजामे में, बुजुर्ग, वो जोर से मेरे को चिल्लाए, बोले बेटा यहाँ भीड़ में कहाँ घुस रहा है, और ये बच्चे को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। तो मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा ओ दादा ये बच्चे का पापा मैं ही हूँ। तो उन्होंने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले, बोले बेटा इस बच्चे को लेकर भले मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। तालियां बराबर उठनी चाहिए आपकी। मतलब ये मतलब विडंबना। देखो आप, हास्य की निष्पत्ति हमेशा समस्याओं से होती है। कोई सीधी सीधी बात बोलेंगे तो कोई हास्य, कोई कॉमेडी नहीं होगी, उल्टी उलझी हुई चीजों में होती है। और आपको बताऊं कई प्रकार, ये तो आप जैसे दीदी आ रहे हैं, आप ये आदरणीय कीर्ति काले जी यहाँ बैठी हुई हैं, ठीक है ना, कवित्रियाँ बैठी हैं, प्रोग्राम हो रहा है। मेरे साथ तो इस चीज़ को लेकर के भी मसला हो गया। मैं एक बार जबलपुर प्रोग्राम में गया, प्रोग्राम निपटाया, रात को विश्राम किया, सुबह उठ करके तैयार होकर निकला तो कवित्री बाहर गेट पे खड़ी। मैंने कहा क्या बात है मैडम आप लेट हो गए? बोले हाँ। मैंने कहा आप किधर जा रहे हैं? बोले मैं भोपाल तरफ जा रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं भी इंदौर तरफ जा रहा हूँ, साथ में चलते हैं। बोले ठीक है। तुरंत हम लोग बस स्टैंड पे पहुंचे सर, आज से 3-4 साल पहले की बात। बस स्टैंड पहुंचे, मैंने तुरंत, मैंने कहा यार बस दिख रही तैयार इंदौर भोपाल की, मैंने कहा मैं जगह कर लेता हूँ। तब रेड बस तो कुछ था नहीं। मैंने तुरंत चढ़ा और सीट रोकी रुमाल रख करके। अपने भारत में तो रुमाल रख करके अटैची रख के सीट रुकती है। मैंने तुरंत रुमाल रख करके 2 जने की सीट रोकी और मैडम को बिठाया, लेडीज फर्स्ट। मैंने कहा मैडम बैठिए। अब मैडम को बिठाया। अब विडंबना देखो कि मेरा वजन 25 किलो भी नहीं है सूट समेत में, लेकिन वो मैडम का वजन मेरे से 4 गुना ज़्यादा, लगभग कुंटल भर का। अब उनने जगह कवर कर ली सर अपने हिसाब से और बैठ गई। अब आधे फीट की जगह बची तो उसमें मैं एडजस्ट हो गया यार। अब मैं जैसे तैसे बैठा और बस चली। थोड़ी दूर बस आगे बढ़ी होगी कि वो कंडक्टर आके कवित्र से क्या बोले, मैडम छोरे को गोद में ले। मैंने तो कुछ नहीं बोला, पर कंडक्टर की कॉलर पकड़ के मैडम ने तान दी। अब वो कबूतर जैसा फड़फड़ा है। मैंने कहा मैडम छोड़ो छोड़ो, ये तो बेवकूफ लोग है। मैंने कंडक्टर को समझाया। मैंने सोचा मैडम को कौन समझाए, आदमी अपनी लुगाई को नहीं समझा पाता है तो दूसरे की। तो मैंने बोला अरे बोले कॉलर पकड़ लिया। मैंने कहा शांति रख। अरे बोले कॉलर पकड़ लिया। अरे मैंने कहा तू तेरा चेचिस देख, मैडम का देख, तू मेरा हो जैसा हो रहा है, बिल्कुल 1.5 हड़का ऑटो रिक्शा हो रहा, मैडम डंपर हो रही है योगी जी का। मैंने कहा अभी खत्म हो जाएगा, तू एक बार मारो। बोले कॉलर पकड़ ली। जो बात मैंने उसको कही सर, अगर उसमें मजा आया तो तालियां उठे। अरे बोले कॉलर पकड़ ली। मैंने कहा शांति रख, मैडम से लड़ाई मोल लेके तेरे को तेरी पत्नी की करवा चौथ बंद करवानी है क्या? आदमी बावला होकर के चलता है सर। अच्छा मेरे साथ में विडंबना देखो, ईश्वर की माया ही ऐसी है। अच्छा हालांकि ईश्वर की क्या बात करें, भगवान ने संसार को बनाया सर, तो भगवान ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, मैंने सृष्टि की रचना की। भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। लेकिन जब भगवान ने मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा और बोले मजा आ गया। तो नारद जी ने पूछा, बोला पिताजी ब्रह्मा जी, बोले इसमें क्या मजा आ गया? आपने तो इतने सारे मनुष्य बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया तो इसमें क्या मजा आ गया? तो भगवान क्या बोले, अरे बोले देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। कम मटेरियल में अच्छा आउटपुट मिल जाए। व्यापारी लोग बैठे हुए मेरे सामने, मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सर ये संरचना ऐसी है ईश्वर की बनाई हुई माया। आप ऐसा मत सोचो कि यार ये बड़े बड़े कवि हैं, जरा सा ही है यार, ऐसा नहीं। ये दीदियां भाभियां बैठी महिलाएं, ये जब खाना बनाती, मैं तर्क देता हूं, अगर तर्क अच्छा लगे तो आपका समर्थन। क्या है, महिलाएं जब खाना बनाती हैं, घर में रोटी बनाती हैं, रोटी पराठे वगैरह बनाने के बाद में, आओ भाई साहब मैं आपके लिए बेलन तैयार करा मैंने, बैठो आप, आई आई आई, बहुत बढ़िया। महिलाएं जब खाना बनाती, रोटी बनाती, रोटी पराठे, तो आखिरी में रोटी पराठे बनाने के बाद में आखिरी में थोड़ा सा आटा बच जाता है तो उसकी छोटी सी रोटी बना करके रख देती हैं। भाई ईश्वर ने भी ऐसा ही करा, उसको भी जब बनाना था तो उसने देखो आप बड़े बड़े पराठे वगैरह दिख रहे, रोटियां दिख रही हैं, ये छोटी सी रोटी आखिरी में लोया बचा हुआ था। कि मेरा छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है? मेरा ये छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है। और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। अगर अगली पंक्ति के भाव आपके हृदय के भाव से सम्मिलित हो जाए तो फिर मुझे समर्थन बताइएगा कि बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है, उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है। मैं हाँ धन्यवाद, आप गंभीर मत हो, मैंने इसलिए बोला कि आपको लगे कि मेरे में अकल वकल भी है।
हाँ, नहीं तो लोग हल्के में ले लेते हैं। हल्के में क्या ले लेते हैं, आदरणीय जैन साहब ने बुलाया, अब मैं सुबह वहाँ सेंट्रल पे उतरा, लोकल पकड़ के मरीन लाइन से आया। अब मरीन से आया तो मैं लोकल में भीड़ थी। अब एक आपके मुंबई कर लोग कितना गजब के हैं, एक आदमी का धक्का लगा सर मेरे को, सुबह सुबह रचना हुई कविता की 4 पंक्तियों को आनंद लेना, जैसे धक्का लगा तो वो धक्का मैंने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। अब जिसको ट्रांसफर करा वो भी हट्टा कट्टा हो रहा, तो वो मेरे माथे आया। अब क्या बात हुई, 4 पंक्तियों में सुनना आप, कि वो मेरे से बोला कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। ये चेचिस कहते हैं कार के ढांचे को, उसने मेरे ढांचे का अपमान करा कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है, तुझ पे तो फूंक मारना भी एक सितम है। मैं बोल पटक दूंगा तुझे एक चांटे में, मैं बोल पटक दूंगा तुझे एक चांटे में, चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है, चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है। कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा सर, नहीं कॉन्फिडेंस रखेंगे तो कैसेट उलझ जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो रुद्रावतार हनुमान जी भी मना कर देते कि यार इतना बड़ा समुद्र पार नहीं कर सकता। लेकिन जब उनको कॉन्फिडेंस दिलाया जाता है तो हमने पढ़ा है कि भाई जिमी अमोघ रघुपति करबाना ए ही भांति चले हनुमाना, देखा हमने। अच्छा, कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाए तो दिक्कत। मैं एक बार क्या हुआ, कैसे उलझा कॉन्फिडेंस के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस में, वो सुनो आप। मेरी एक रचना सुनाता हूँ, हो सकता है आपने कविता अन्य किसी के भी मुंह से सुनी हो टुकड़े भटके के रूप में, लेकिन विशुद्ध जो ओरिजिनल कविता है उसका आनंद क्या होता है वो अब लेवा। कि एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था, एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था, या यूं कहूं कि आधे घंटे से टाइम पास ही कर रहा था। तभी मैंने देखा कि एक सुंदर लड़की सड़क पे कुछ ढूंढ रही है, जो कोई भी हो पर अपने मन को भा रही है। तुरंत मैंने सोचा रोहित अच्छा है मौका, और एक कागज पे आई लव यू लिख करके फेंका। वो आई और उठा के ले गए, तो मैंने सोचा रोहित लड़की पट गई। दूसरे दिन भी जब उसी लड़की को देखा तो अब की बार तो पूरा लव लेटर बना के फेंका, वो इस बार भी उठा के ले गई, तो दिल के अरमान जाग गए। मैंने सोचा रोहित अपने भी अच्छे दिन आ गए। तीसरे दिन भी जब यही घटना घटी तो अब तो लगा कंफर्म लड़की पटी। तभी पास की दुकान वाले ने मेरे को बुलाया और बोला क्यों रे तू पागल है कि तेरा दिमाग भिराया। मैंने बोला क्यों यार, प्रेम पत्र फेंक रहा हूँ, देखने रहो कितनी अच्छी लड़की पटा रहा हूँ, कितना अच्छा रिस्पॉन्स देती है, जो भी कागज फेंकता हूँ उठा लेती है, मैंने कितनी बड़ी सफलता पाली है। तो वो बोला नालायक, सफलता अफलता छोड़, वो तो कचरा उठाने वाली है। क्या बात है, मतलब आदमी की व्यस्तता ये हो जाती है। और आप लोग को क्या बताऊं, समृद्ध मंच है, समय चलने दूं या मैं कम कर दूं दूसरे दौर में? अच्छा हाँ ठीक है, इसीलिए पूछ लिया क्योंकि मैं लोकतांत्रिक कवि हूं सर, ज़्यादा प्राण पीना भी नहीं, पूछ करके सुनाओ। आपने सुना होगा, नहीं तो वो एक जोक की, वो 2 जने बैठे हुए बस में, तो एक ने दूसरे से पूछा, बोले भाई साहब नमस्कार। बोले हाँ भैया। आप क्या करते हैं भाई साहब? बोले भाई साहब मैं कवि हूँ, कविताएं सुनाता हूँ। और आप? बोले मैं तो बहरा हूँ, सुनता ही नहीं हूँ। हाँ तो ऐसा भी नहीं करना। तो आखिरी एक छंद रख करके और मैं स्थान ग्रहण करता हूँ, आनंद लेना आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अदरवाइज हमारे वहाँ भोपाल में अग्रसेन चौक पे कार्यक्रम हुआ, एक बार सामने एक सेठ जी बैठे वो ताली नहीं बजा रहे, घूर घूर के देखे तो बड़ा बेकार लगा यार, सामने कोई सुमड़ा आदमी बैठ जाए ताली नहीं बजाए तो बेकार लगता है दीदी। तो मैंने आखिरकार उतर के कार्यक्रम के पश्चात उनसे विनम्रता भाव से पूछा, मैंने कहा सर क्षमा करना, आप ताली नहीं बजा रहे हो, आपका नौकर भी बैठा हुआ है, ये भी खूब आनंद ले रहा है, ताली बजा रहा है, आप ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? तो सेठ जी ने ताली नहीं बजाने का क्या कारण बताया, एक छंद के माध्यम से आनंद लेना। कि सेठ जी, जैन साहब आनंद आ रहा है कि नहीं? मेरे को भी आ रहा है। कि सेठ जी बोले कि मैं तो ताली नहीं बजाने का कारण, कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है, हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है। कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये 2 बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के, या फिर ये भी तुम्हारे? बहुत बहुत